नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। हम प्रश्न पत्र क्रमांक 1 सत्र 1 के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में जो तीसरा पाठ है रिसर्च का चक्कर, इस पाठ को देख रहे हैं। यह एक प्रकार की व्यंग्य रचना है जिसको लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। इसके पहले के लेक्चर में हमने हरिशंकर परसाई के बारे में परिचय देखा है और साथ ही साथ इस रिसर्च का चक्कर, इस रचना का थोड़ा सा सार भी हमने देखा है। उसमें हमने देखा था कि रिसर्च या शोध कार्य जैसे क्षेत्र में भी किस प्रकार आज गलत बातें हो रही है और गलत लोगों के आने से ये क्षेत्र किस प्रकार बदनाम हो रहा है। यही बातें जो है हरिशंकर परसाई जो है इस रचना के माध्यम से हमारे सामने लाना चाहते हैं। शोध निर्देशक के रूप में या शोध छात्र के रूप में जो भी कुछ गलत तरीके से चल रहा है उसके ऊपर टिप्पणी करना, उसके ऊपर व्यंग्य करके उस पर सुधार की अपेक्षा रखना, ये हरिशंकर परसाई जो है इस रचना के माध्यम से करते दिखाई देते हैं। एक प्रकार से रिसर्च जैसे क्षेत्र में किस प्रकार धांधली मची हुई है, किस प्रकार लोग गलत काम कर रहे हैं, इस पर करारा व्यंग्य जो है हरिशंकर परसाई जी ने इस रचना के माध्यम से करने की कोशिश की है। आज हम रिसर्च का चक्कर, इस व्यंग्य रचना को हरिशंकर परसाई के माध्यम से या उनके द्वारा जो भी कुछ लिखा गया है उसको पढ़कर थोड़ा सा समझने वाले हैं, ताकि हमें उस क्षेत्र से रूबरू होना पड़े कि किस प्रकार पढ़े लिखे लोग भी आज गलत कामों में या ईर्ष्या के जैसे जो भी कुछ हमारे दोष है उसमें अटके हुए हैं। तो ये हरिशंकर परसाई जो है उनके द्वारा लिखी गई रिसर्च का चक्कर, ये रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें हम प्रस्तुत व्यंग्य को भी थोड़ा सा विश्लेषित करके समझेंगे, ताकि पढ़े लिखे लोग और उनके द्वारा किए गए बर्ताव जो है वो लोगों के सामने जो है क्या आदर्श लेके आएंगे, ये भी एक प्रश्न चिन्ह वहां पे सामने आ जाता है। तो थोड़ा सा इस रचना को हम पढ़ते हैं। इस रचना में मैं शैली के अंतर्गत रचना को लिखा गया है। मैं से तात्पर्य यह है कि एक पात्र है जो पीएचडी करना चाहता है, शोध कार्य करना चाहता है, वो मैं के रूप में इस रचना में उपस्थित है और वह अपनी बातें, अपना कथन जो है वहां पे कर रहा है। देखिएगा, मैं काका की सलाह मानकर फजीहत में पड़ गया। मैं काका की सलाह मानकर फजीहत में पड़ गया। आगे इसका कारण हम समझेंगे। फजीहत मतलब मैं दुविधा में आ गया और बहुत मुझे कष्ट सहना पड़ा और गलत रास्ते पर मैं आ गया, ऐसा फजीहत के रूप में हम अर्थ ग्रहण कर सकते। देखिए, एक दिन वे कहने लगे, आयुष्मान कोई लेबल अपने ऊपर चिपका लो वरना किसी दिन जेल चले जाओगे। एक व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा हुआ है और एमए तक की उसकी पढ़ाई हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है, लेकिन पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वो अभी भी कुछ नहीं कर रहा है, बेकार ही घूम रहा है। तो उस व्यक्ति के जो काका है उसको एक दिन सलाह देते हैं कि बेटा, या आयुष्मान कहते हैं, कोई लेबल अपने सिर पर चिपका लो वरना किसी दिन जेल चले जाओगे। हमारे समाज में एक मान्यता है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी अगर कुछ काम नहीं करता, कुछ बेकार घूम रहा है, तो जरूर कोई वो चोर उचक्का गुंडा मवाली होगा। तो इस प्रकार की एक धारणा हमारे में समाज में फैली हुई है। तो उसी धारणा को प्रस्तुत करती हुई एक बात यहाँ पे सामने आ गई है कि उस व्यक्ति के काका उसको कह रहे हैं कि तुम्हें अब पढ़ाई हुई है तो तुम्हें अब रिसर्च में जाना चाहिए, या उस प्रकार से कुछ उस प्रकार का काम जो है, या अपने सर पर कहीं पे तो नौकरी का लेबल लगा लो, ताकि आपको कोई ना पूछे कि क्या करते हो। तो इसी बात को लेकर ये रचना जो है सामने आती है। देखिए, एक दिन कहने लगे उस व्यक्ति के काका जो है, आयुष्मान कोई लेबल अपने सिर पर चिपका लो वरना किसी दिन जेल चले जाओगे। तुम्हें बेकार घूमते देखकर किसी दिन कोई पुलिस वाला पूछेगा, क्या नाम है तेरा, बाप का नाम क्या है, कहाँ नौकरी करता है। अर्थात ऐसे प्रसंग बहुत सारे आ जाते हैं कि कोई भी नया आदमी अगर आपको कुछ, मतलब ये 3 जो प्रश्न है कॉमन तरीके से पूछ बैठता है। वो पहले, सबसे पहले आपका नाम पूछेगा, उसके बाद आपके पिता का नाम पूछेगा, और आपके इन 2 प्रश्नों के बाद आपको यूं ही पूछा जाएगा कि क्या करते हो आजकल।
तो लगभग यही बात जो है इस व्यक्ति के संदर्भ में भी काका के द्वारा कही जा रही है। और काका उस व्यक्ति को समझा रहे, देखिए तुम अपना और बाप का नाम तो बता दोगे, अर्थात पहले जो 2 प्रश्न थे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, इसके उत्तर तो तुम 2 दोगे, पर तीसरे सवाल के जवाब में कहोगे नौकरी कहीं नहीं करता। अर्थात अगर ऐसे ही घूमते रहोगे तो तुम काम तो नहीं कर रहे हो, नौकरी तो नहीं कर रहे हो, तो तीसरे सवाल के जवाब के रूप में तुम्हें यही कहना पड़ेगा कि मैं नौकरी नहीं करता। तो ये जवाब जो है किसी भी पढ़े लिखे आदमी के लिए सही नहीं होता, और समाज में उसके लिए अलग ही धारणा है। कैसे, देखिए तुम कहोगे नौकरी नहीं करता, यह सुनकर पुलिस वाला कहेगा नौकरी नहीं करता, तब कोई चोर उचक्का है क्या तू। अर्थात पुलिस वाला अगर आपको बीच रास्ते में टोकता है और पूछ बैठता है कि क्या करते हो, अगर तुम कहते हो कोई नौकरी नहीं करता, तो पुलिस वाले के दिमाग में या सामने शक पैदा हो जाएगा, अगर तू नौकरी नहीं करता, कमाता नहीं है, तो तू जरूर कोई चोर उचक्का होगा, वह तुम्हें पकड़ कर ले जाएगा। इस देश में जो किसी की नौकरी नहीं करता वह चोर समझा जाता है। अर्थात हमारे देश में, हमारे समाज में मान्यता यह है कि जो किसी की भी नौकरी नहीं करता, ऐसे ही घूम रहा है, पढ़ा लिखा है फिर भी घूम रहा है, अगर उसको समाज के लोग पूछते हैं वो कुछ भी नहीं करता, तो उसके बारे में एक धारणा बनी रहती है कि वो जरूर कोई चोर उचक्का होगा, गुंडा मवाली होगा। तो पुलिस वाला जो है शक लेकर जो है आपको जेल में भी डाल सकता है। तो हमारे देश में लगभग यही धारणा है कि अगर तुम नौकरी किसी की नहीं करते हो, तुम जरूर कोई चोर हो या चोर समझे जाते हो। गुलामी के सिवा शराफत की कोई पहचान हम जानते ही नहीं है। लेखक कहते हैं कि हमारे देश में एक तो नौकरी करो या किसी की गुलामी करो, सेवा करो, यही हमारी मान्यता है, हमारी यही धारणाएं हैं। अगर हम ऐसा कुछ नहीं करते तो समझ लो कि तुमको दूसरे तरीके से या दूसरे चश्मे से देखा जाएगा। मैंने कहा काका तो फिर, अर्थात इतना सब कुछ काका के द्वारा कहने के बाद वो व्यक्ति जो है, मैं वाला व्यक्ति जो है, वो कह रहा है कि मैं क्या करूं फिर। तो काका कहते, देखिए विश्वविद्यालय में रिसर्च करने लोगों। विश्वविद्यालय में रिसर्च मतलब यूनिवर्सिटी में जाकर जो है पीएचडी का या एमफिल का शोध कार्य करने लोगों। वह नौकरी नहीं है, अर्थात रिसर्च करना कोई नौकरी नहीं है, फिर भी इज्जत देती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, एमएससी तक की पढ़ाई आपने की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो वहां पे यूनिवर्सिटी में रहकर आप रिसर्च कर सकते हो। अगर रिसर्च के साथ तुम जुड़ जाओ तो भले ही वो नौकरी नहीं है, लेकिन वह काम जो है इज्जत का है। अर्थात आज पीएचडी करने वाले को, रिसर्च करने वाले को समाज में बहुत सम्मान दिया जाता है। तो एक प्रकार से वो काम भले ही नहीं है, नौकरी नहीं है, फिर भी तुम्हें समाज में सम्मान तो मिल जाएगा, इज्जत तो मिल जाएगी। बहुत से लोग पुलिस के डर से रिसर्च करते हैं। हरिशंकर परसाई को कहना यह है कि आज जितने भी लोग रिसर्च कर रहे हैं कि उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं और पुलिस के डर के कारण रिसर्च कर रहे हैं या शोध कार्य कर रहे हैं। एमए करने से नौकरी मिलने तक जो काम किया जाता है उसे रिसर्च कहते हैं। हरिशंकर परसाई जी रिसर्च या शोध कार्य को अपने शब्दों में परिभाषित करना चाहते हैं और वो परिभाषित करते हैं, व्याख्यायित करते हैं। कहते हैं कि एमए करने के बाद नौकरी लगने का जितना जो समय है, मतलब नौकरी तक का जो समय है, मान लीजिएगा कि आपने 2021 में एमए कर लिया और 2025 में आपको अगर नौकरी मिलती है तो 21 से लेकर 25 अर्थात 4 साल तक आप जो कुछ करते हो तो उस कालखंड को हम रिसर्च के साथ जो है जोड़ सकते हैं। अर्थात उनको कहना यह है कि एमए करने से नौकरी मिलने तक का जो कोई समय है उसे जो कुछ काम किया जाता है उसे रिसर्च कहते हैं। वह दफ्तर जाने के पहले किया गया हरिस्मरण है। वो एक प्रकार से रिसर्च को हरिस्मरण के रूप में भी, हरिस्मरण मतलब ईश्वर का नाम जब कह सकते हैं, वो कह रहे हैं कि नौकरी के बाद तुम किसी दफ्तर में चले जाओगे और दफ्तर में चले जाने से पहले एक प्रकार का ये हरिस्मरण है, ईश्वर की आराधना है, ईश्वर की पूजा अर्चा है, ऐसा समझ लीजिए। इसलिए अधिकांश शोध प्रबंध विष्णु सहस्त्र नाम है
यानी उसमें उनमें एक ही बात 1000 तरीके से की जाती है। अर्थात वो एक प्रकार से जो शोध कार्य जो चलते हैं हमारे समाज में या हमारे विश्वविद्यालय में, उसके ऊपर करारा व्यंग कर रहे हैं कि रिसर्च में होता क्या है, क्या लिखा जाता है, पीएचडी एमफिल जैसे थीसिस में क्या लिखा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे अधिकांश शोध प्रबंध, अर्थात जिसको थीसिस कहते हैं अंग्रेजी में, उन शोध प्रबंधों में विष्णु सहस्त्र नाम का ही उल्लेख किया गया है। विष्णु सहस्त्र नाम से तात्पर्य है कि भगवान के हजारों नाम हैं। उसी प्रकार हजारों नाम के भगवान, प्रत्येक शोध छात्र जो है अपने तरीके से उसको लिखता है, और 1000 तरीके से वो लिखा जाने वाला जो भी कुछ काम है वो एक रिसर्च है। तो वो क्या कह रहे हैं, अर्थात एक प्रकार से हमारे शोध के ऊपर क्वालिटी के रूप में भी वो टिप्पणी कर रहे हैं या व्यंग्य कर रहे हैं कि हमारे शोध जो है या रिसर्च जो है उतने अच्छे दर्जे के नहीं हो पा रहे हैं। एक ही बात को 1000 बार लिखा जा रहा है, 1000 लोग जो है अपने अपने तरीके से कह रहे हैं, लेकिन ये रिसर्च जो है हमारे कुछ काम का नहीं है, ऐसा उनको कहना है। काका की बात मेरी एक दबी हुई इच्छा बात से जो है एक दबी हुई इच्छा जाग उठी। अर्थात जब काका ने ये बातें सुनाई, तुम्हें रिसर्च करना चाहिए, तुम्हें शोध कार्य करना चाहिए, तब संबंधित जो व्यक्ति है, मैं नामक व्यक्ति जो है, वो कहता है कि मेरे भीतर भी एक इच्छा थी कि मैं भी रिसर्च करूं, लेकिन काम के झमेले में या समय के चलते वो इच्छा जो है जैसी की जैसी दबी पड़ी हुई थी। लेकिन जब काका के द्वारा ये बात दोहराई गई और उसको सलाह दी गई, तब वो व्यक्ति कहता है कि मेरे अंदर दबी हुई वो इच्छा जो थी रिसर्च की, वो भी जाग उठी। कुछ साल पहले एमए करने के बाद रिसर्च करने की मेरी इच्छा थी। मतलब कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले मैंने एमए किया था, और उसको करने के बाद उस समय मेरे दिमाग में इच्छा थी कि रिसर्च किया जाए, लेकिन कुछ कारणवश जो है वो हो नहीं पाया। लेकिन आज काका के सलाह पर वो दबी हुई इच्छा जो है अपने आप वहां पे जाग उठी है। पर मेरे विभागाध्यक्ष तब मुझसे नाराज थे। जब मैं एमए कर रहा था तब मेरे दिमाग में ये ख्याल थे कि मैं आगे जाकर रिसर्च करूंगा, और वो जो जहां पे पढ़ रहा था वो व्यक्ति, वहां के जो विभागाध्यक्ष है, एचओडी, डिपार्टमेंट ऑफ हेड कह सकते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कह सकते हैं, वह मेरे विभागाध्यक्ष तब मुझसे नाराज थे। अब देखिएगा कि विश्वविद्यालय में ये चलता रहता है कि विभाग में ऐसे कुछ माहौल होते हैं कि वहां पे बहुत सारी राजनीति चलती है, हम उसको जानते हैं। तो मेरे विभाग अध्यक्ष तब मुझसे नाराज थे क्योंकि मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध पहला दर्जा ले आया था। अर्थात उनके उस व्यक्ति के जो विभागाध्यक्ष थे, उस संबंधित छात्र के ऊपर नाराज इसलिए थे कि वह विभागाध्यक्ष जो है उस व्यक्ति को जो है या उस छात्र को जो है पहले दर्जे का नहीं मानते थे, लेकिन इस छात्र ने जो है अपने मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर जो है पढ़ाई में जो है पहला दर्जा वहां पे ले लिया था, और उस बात को लेकर उसके विभागाध्यक्ष जो है उस व्यक्ति के ऊपर नाराज थे, उस छात्र के ऊपर नाराज थे। बात यह थी कि मेरा एक सहपाठी गुरुदेव को घर तक पहुंचाता था। मतलब उसमें अगली बात यह थी कि मेरे ऊपर नाराज होने के कारण यह है कि उनका एक दूसरा एक छात्र था, और वो जो छात्र है, वो सहपाठी जो है, वो गुरुदेव को हर रोज जो है उनके घर पहुंचाता था और उनका बिस्तर लगाकर उन्हें लोरी गाकर सुलाता था। अब ये देखिए एक प्रकार से टिप्पणी है कि विश्वविद्यालय, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में किस प्रकार जो शोध निर्देशक होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, वो अपने छात्रों से किस प्रकार के काम करवा लेते हैं। इसको लेकर भी हरिशंकर परसाई अपनी बातें कह रहे हैं। अर्थात एक छात्र जो है अपने परिश्रम के बल पर पहला दर्जा वहां पे लाता है, पहला नंबर लाता है, विभाग में फर्स्ट आता है, लेकिन उसके ऊपर उसके अध्यापक नाराज है। क्यों नाराज है? तो उस अध्यापक को मानने वाला दूसरा एक छात्र है, वो गुरुजी को जो है उसके घर तक पहुंचाता है और हर रोज जो है उनके बिस्तर लगाकर उनको लोरी सुनाता है। अर्थात ऐसे कर्म जो है कोई लाचार छात्र ही वहां पे करता है। और वो व्यक्ति कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, फिर भी मैं अव्वल दर्जे पर वहां पे आया था, फर्स्ट नंबर लेकर आया था। तो मेरा मित्र, मेरा सहपाठी वो सब कुछ गुरुदेव का कर रहा था, लेकिन उसका नंबर नहीं आया था, इसलिए गुरुदेव जो है या उसके जो अध्यापक है, विभागाध्यक्ष जो है, उस पर नाराज थे।
मैं उन्हें सिर्फ चौराहे तक पहुंचाता था, मतलब मैं उनके घर तक नहीं जाता था, उनके साथ था मैं, लेकिन वह जहां पे उनके घर की तरफ रास्ता मुड़ता है वहां तक ही मैं उनको छोड़ आता था, क्योंकि मुझे लोरी नहीं आती थी। मुझे उतना जो लाचारपन है या जो मुझे उतनी जो वो बहुत कुछ मैं कर नहीं पाता था। ये लोरी वगैरह जो है, प्रशंसा वगैरह करना जो है, स्तुति करना जो है, मुझे अच्छा नहीं लगता था। लोरी से तात्पर्य यह है कि सच में लोरी गाकर जैसे बच्चे को सुलाया जाता है वैसा नहीं है, लेकिन उस विभागाध्यक्ष की स्तुति करना, बात बात पर उनकी बड़ाई करना, ये मुझसे नहीं हो पाता था, अर्थात वो नहीं कर पा रहा था मैं, इसलिए उनको चौराहे तक ही पहुंचाता था। उन्होंने उस सहपाठी को प्रथम श्रेणी का वर दिया था। वो जो दूसरा मित्र था इस छात्र का, वो गुरुदेव के आज्ञा के अनुसार सब कुछ कर रहा था, उनकी सेवा कर रहा था, उनके लिए जो भी कुछ चाहे कर रहा था। और ऐसा विनम्र छात्र देखकर गुरुदेव ने उस छात्र को जो है प्रथम श्रेणी का वर दिया था, आशीर्वाद दिया था। वर दिया से तात्पर्य तुम प्रथम श्रेणी में वहां पे पास हो गए, उत्तीर्ण हो गया, ऐसा वर दिया था। लेकिन हुआ था कुछ उल्टा, देखिए। और मुझे द्वितीय श्रेणी का शाप दिया था, अर्थात वो छात्र जो सेवा करता था उसको गुरुदेव ने प्रसन्न होकर उसको प्रथम श्रेणी का वर दिया था, आशीर्वाद दिया था। और मैं उनकी ज्यादा सेवा नहीं करता था, मुझे उनकी स्तुति करनी नहीं आती थी, तब उन्होंने मुझे जो है द्वितीय श्रेणी का शाप दिया था। पर किसी कारण से शाप और वर बदल गए, अर्थात वो छात्र कह रहा है कि कुछ तो ऐसा हुआ कि जिसको शाप दिया गया था उसको वर मिल गया, और जिसको वर दिया गया था उसको शाप मिल गया। अर्थात मेरे सहपाठी को द्वितीय श्रेणी मिल गई और मुझे जो है प्रथम श्रेणी मिल गई। इस वजह से मेरे गुरु जो है मुझ पर नाराज थे। गुरु बहुत नाराज हुए और उन्होंने मुझे रिसर्च नहीं करने दी। अर्थात ये नाराजगी इतनी बड़ी कि अव्वल आने वाले छात्र को उस विभागाध्यक्ष ने जो है उसके मन के विरुद्ध होने के कारण उस छात्र को जो है रिसर्च करने से मनाही की, या उसको रिसर्च के लिए प्रवेश नहीं दिया। अब वे नहीं थे, उनके विरोधी सिंह गुट ने उन्हें उनके दल समेत निकलवा दिया था। अब देखिएगा कि विभाग में भी जो जितने अध्यापक होते हैं, उन अध्यापकों में भी अनेक प्रकार के गुट होते हैं, समूह होते हैं, अपने अपनी विचारधाराएं होते हैं, और उनकी ज्यादा बनती नहीं है, अनबन चलती है। तो आज हुआ क्या है कि मेरे जो गुरु थे, मेरे जो विभागाध्यक्ष थे, आज वो वहां पे नहीं है, वो कब के चल बसे हैं, मतलब उनका तबादला वहां से हुआ है। और विरोधी मेरे गुरु के या मेरे विभागाध्यक्ष के जो विरोधी गुट के जो अध्यापक थे, सिंह नामक, वो आज जो है विभागाध्यक्ष है। अब उनकी जगह डॉक्टर सक्सेना आ गए हैं, मतलब उनकी जगह जो है डॉक्टर सक्सेना आ गए। मतलब मेरे विभागाध्यक्ष जिस पद पर पहले थे, अब वो वहां पे नहीं है, अब उनकी जगह डॉक्टर सक्सेना नामक अध्यापक आ गए हैं। मेरी वह दमित इच्छा जाग उठी। अब मेरे लिए या उस छात्र को ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर नाराज रहने वाले मेरे विभागाध्यक्ष अब वहां पे नहीं है, उनकी जगह पे सक्सेना नामक दूसरे अध्यापक वहां पे आ गए हैं। तब मेरा काम जो है वहां पे हो सकता है, मुझे प्रवेश मिल सकता है, क्योंकि पहले जो गुरु नाराज थे वो वहां पे नहीं है। अब नए गुरु जो आ गए हैं, शायद मेरा काम जो है रिसर्च का या मेरी दबी हुई इच्छा जो है पूरी हो सकती है। इसलिए मैं फिर से एक बार मेरी दमित इच्छा जो है जाग उठती है और मुझे काका की बात पट गई। और वो छात्र कह रहा है कि इतना सब कुछ बदलने के बाद अब मुझे लगने लगा है कि सच में मैं रिसर्च कर सकता हूँ और रिसर्च में कुछ हुनर दिखा सकता हूँ। तो काका जो सलाह दे रहे थे उस छात्र को अब समझ में आया है कि मुझे अब रिसर्च करना चाहिए। अब देखिएगा अगले लेक्चर में हम इसके आगे की बातें पढ़ेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये जो कुछ मैं पढ़ा के आपको बता रहा हूँ, इसमें जो भी कुछ नाम आ रहे हैं, उदाहरण डॉक्टर सक्सेना वगैरह, ये आपको परीक्षा में बहुविकल्पी के लिए पूछा जा सकता है। तो ये नाम थोड़ा सा सुनते रहिएगा, उसको याद रखिएगा। अब जो विभागाध्यक्ष थे पहले, उनकी जगह पे डॉक्टर सक्सेना आ गए थे, तो ये कुछ बहुविकल्पी के लिए आपको पूछा जा सकता है। विभागाध्यक्ष के स्थान पर डैश डैश आए थे, तो वहां पे डॉक्टर सक्सेना
ये पर्याय वहां पे चुनना होगा आपको। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न भी आपको मिलेंगे इसको सुनते समय, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इसके आगे की चर्चा या इस रचना में जो भी कुछ आगे कहा गया है, बहुत ही मजेदार बातें कही गई है, वो हम उसको विस्तार से आगे देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।